वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज या जल संसाधन। जल हमारे लिए एक ऐसा संसाधन है जो हमारी जीवन रेखा की तरह काम करता है, हमारे लिए लाइफ लाइन है जल। और इससे पहले के 2 वीडियोस हमने डिस्कस कर लिया था कि जो जल संसाधन है वो क्यों जरूरी है, किस तरह से जल की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी क्या है, कितने % जो है सलाइन वाटर है, कितना फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर हमें किस तरह अवेलेबल है, और ये सब हमने देखा था। साथ में ये भी डिस्कस किया था कि कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ हमने इजराइल की केस स्टडी की और ये देखा कि किस तरह से इजराइल ने जो है पूरी दुनिया में लीडरशिप ले रखी है वाटर कंजर्वेशन के मामले में। ठीक है, अब इससे आगे का जो टॉपिक है वो है आपके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से रिलेटेड, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। ठीक है ना, थोड़ा सुनने में आपको टफ लग सकता है, बहुत इतना टफ है नहीं। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। देखो, सबसे पहले हम इसी को एक बार क्लेरिफाई कर लेते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हम आगे समझेंगे क्या होती है, और समन्वित का मतलब होता है एक साथ मिलाकर, ठीक है ना, उनके साथ चलते हुए, समय के साथ साथ चलते हुए। और जल संसाधन का प्रबंधन, मैनेजमेंट, यानी किस तरह से हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से जल संसाधन को मैनेज कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। देखो, जब जल हमने ये देख लिया कि हमारी पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है, उसके बावजूद हमें जरूरी है कि हम उसका कंजर्वेशन करें, हम उसका मैनेजमेंट करें, हम उसका संरक्षण भी करें और उसका प्रबंधन भी करें। अब वो प्रबंधन करते कैसे हैं? तो जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो जरूरी है कि एक बार पहले ये देखें कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। और आपके चैप्टर में तो क्योंकि ये पॉइंट भी दिया हुआ है तो क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में जल संसाधन के प्रबंधन के ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि को बताइए, या फिर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको क्लियर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। शुरू से शुरू करते हैं कि 1 शताब्दी ईस्वी पूर्व में इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरा नाम की एक जगह है, ठीक है ना। श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ का पानी इकट्ठा करने के लिए जो है जल संग्रहण केंद्र बनाए गए थे। सोचिए कब, 1 शताब्दी ईसा पूर्व, यानी लगभग आज से 2100 साल पहले। देखो बेटा, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जितनी भी जो सिविलाइजेशंस हुई हैं एंशिएंट टाइम में, जो प्राचीन काल में जितनी भी जो भी सभ्यताएं हुई है, वो सब नदियों किनारे या फिर किन्हीं झीलों के किनारे विकसित हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, उद्योगों के लिए पानी चाहिए, हर चीज के लिए हमें पानी चाहिए। तो यही वजह थी कि नदी घाटियों के किनारे ही सारी सभ्यताएं विकसित हुई। लेकिन नदियों में कई बार बाढ़ आ जाती है, तो उस समय में भी, उतने एंशिएंट टाइम में भी, इन द 1st century BC in Shringverapura near Allahabad had a sophisticated water harvesting system channeling the flood water of river Ganga। तो जो गंगा नदी से बाढ़ का पानी आ जाता था हर साल, जो कि आसपास के इलाकों को डुबाने का काम कर देता था, उसको भी चैनलाइज किया गया, उसको भी जो है वो संग्रहण करके और बाद में काम में लिया गया। तो ये सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ना आज है बल्कि बहुत समय पहले से है। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्यन डायनेसिटी जिस समय थी, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है बहुत सी झीलों, बांधों और सिंचाई तंत्रों का, बहुत से इरिगेशन सिस्टम्स का निर्माण करवाया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। उसके बाद कलिंग उड़ीसा में है, ये नाम आपको याद में रखने हैं। नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर जो कर्नाटका में है, और कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है। वहां बहुत से सफिस्टिकेटेड जो है इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई तंत्रों के प्रमाण मिले हैं। क्योंकि जब भी कोई भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, बहुत से आर्कियोलॉजिकल जब एक्सक्रिप्शन किए जाते हैं, तब ऐसी चीजें मिली है जो हमें बताते हैं कि उस समय भी बहुत शानदार तरीके से इरिगेशन सिस्टम जो है डेवलप कर लिए गए थे। एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क have also been found in Kalinga, Nagarjunkonda, Bennur,
एंड कोल्हापुर, यानी हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में ये सब चीजें मिली है, यानी कि पूरे देश में जो है वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस किया जाता था। भोपाल झील का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ। इन द 11th century भोपाल लेक one of the largest artificial lakes of its time was built। भोपाल झील जो है वो अपने समय की बहुत बड़ी झील मानी जाती है। देखो भोपाल झील क्या है, उसके चारों ओर जो है वो पहाड़ियां बनी हुई है, ठीक है ना। अब पहाड़ियों से जो पानी आता है उसको क्या किया गया, उस समय के जो शासक थे उन्होंने वहां का जो इलाका था पहाड़ियों के बीच का, उस इलाके को थोड़ा और गहरा करवाया, इस इलाके को थोड़ा और गहरा करवाया। तो इससे क्या हुआ, जो भी पहाड़ियों के ऊपर से पानी फ्लो करके आता था वो यहाँ जमा हो जाता था और उसे फिर पहाड़ियों के बीच के रास्ते से बाहर ले जाया जाता था और काम में ले लिया जाता था, चैनलाइज कर लिया जाता था उस पानी को। तो यानी कि ये जो भोपाल झील है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई है और अपने समय की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था। इन द 14th century the tank in हौज खास दिल्ली was constructed by इल्तुतमिश टू सप्लाई वाटर फॉर सीरी फोर्ट एरिया। तो ये जो काम हुए थे, ये जो सारे बिल्ड्स हुए थे, ये एंशिएंट टाइम के हैं जो हमें बताते हैं कि वाटर कंजर्वेशन या फिर जो वाटर मैनेजमेंट है आज का मुद्दा नहीं है, इट इज एन इश्यू फॉर होल द टाइम। चाहे हिस्ट्री आप जो है ईसा पूर्व की ले लीजिए, चाहे आप मिडाइवल हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे आज की बात कर लीजिए, वाटर कंजर्वेशन इज ऑलवेज एन इम्पोर्टेंट इश्यू टू बी डिस्कस्ड ऑन। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब जब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है कि किस प्रकार से इतिहास में भी यही जो जल का संरक्षण किया जाता था, इस प्रकार से पानी का मैनेजमेंट किया जाता था, उसका प्रबंधन किया जाता था, तो अब बात करते हैं आज की। आज के समय में जल प्रबंधन या जो जल संरक्षण है, वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन, उसका सबसे बड़ा सोर्स है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। अब मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स या बहुउद्देशीय योजनाएं नदी पर ही इसीलिए लागू की जाती है क्योंकि नदियां जो है वो फ्लो है, ठीक है ना, बह रही होती हैं, तो इसका मतलब उनमें गतिज ऊर्जा है, तो इनकी इसी काइनेटिक एनर्जी, इसी गतिज ऊर्जा को काम में लिया जाता है। अब रिवर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सारे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बांध के रूप में शुरू किए जाते हैं। बांध या डैम क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन दे देती हूँ आपको। जब नदी के पानी के बहाव को रोककर किसी रिजर्वायर या तालाब में एकत्रित किया जाता है और फिर उसे बाकी कई सारे कामों में उपयोग में लाया जाता है, तो ऐसी संरचना बांध कहलाती है। इट इज ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट्स or retrain the flow of water after creating a reservoir or impoundment, ठीक है ना। तो ये जो रिजर्वायर या इम्पाउंडमेंट बनाया जाता है, देखिए होता क्या है, होता ये है कि जैसे एक नदी बह रही है, ठीक है ना, तो नदी बह रही है तो एक ऐसी संरचना बनाई जाती है जिससे पहले तो उस नदी के फ्लो को रोका जाता है, उसके बहाव को रोका जाता है। फिर ये जो रिजर्वायर कहलाता है या जिसको इम्पाउंडमेंट कहते हैं, यहाँ इसके पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसके अगले जगह पर यहाँ कुछ गेट्स लगाए जाते हैं जहां से अपनी सुविधा अनुसार फिर उस पानी को वापस छोड़ा जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि वो पानी का फ्लो हमें मिल सके जो हमें जरूरी है टर्बाइन चलाने के लिए। तो अब ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्यों ये हम बनाए या बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहते हैं, तो देखिए इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों संचालित की जाती है, व्हाई मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग कंडक्टेड, या फिर ये क्वेश्चन बनता है कि इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है, व्हाई दीज आर कॉल्ड मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। तो मल्टीपर्पज नाम से ही पता चल रहा है, बहुउद्देशीय यानी बहुत से उद्देश्य हैं। अब वो क्या क्या है उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है सिंचाई, ठीक है ना, सबसे पहला उद्देश्य है इरिगेशन। अब बहुत सी ऐसी जगह है, नदी तो अपने रास्ते से निकल गई, ठीक है ना, अब इसके आसपास के इलाकों में तो चलो यहाँ से सिंचाई हो गई, लेकिन जो दूरस्थ इलाके हैं वहां पर सिंचाई करने के लिए यहाँ से कैनाल्स निकाली जाती है, यहाँ से जो है वो डैम होते हैं, जो बांध बनाए जाते हैं, उन बांधों से क्या किया जाता है, उन बांधों से वहां से
केनाल निकाली जाती है, नहरें निकाली जाती है और उनसे सिंचाई की जाती है। अगला उसका उद्देश्य है विद्युत उत्पादन, ठीक है ना, अगला उद्देश्य है विद्युत उत्पादन। अब विद्युत उत्पादन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होता है, देखिए जब हमने देखा कि डैम बनाया गया और उस डैम के गेट्स लगाए गए, अब जब पानी खूब सारा इकट्ठा हो गया तो ये यहां से निकलेगा और बहुत ही प्रेशर के साथ निकलेगा, उसका फ्लो जो होगा, उसका बहाव जो होगा, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा जिसको हम कहते हैं। तो इन गेट्स पर जो है टरबाइन लगा दिए जाते हैं। टरबाइन जब नदी के फ्लो की वजह से, उस प्रेशर की वजह से घूमते हैं, तो आप 10th में हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। जो गतिज ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, जो कुछ सिस्टम्स होते हैं उनके द्वारा। तो इस जो काइनेटिक एनर्जी है, जो टरबाइन के घूमने से जो काइनेटिक एनर्जी बनी है, जो गतिज ऊर्जा बनी है, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और फिर स्टोर करके रख लिया जाता है और फिर उसको बाकी जगहों पर भेज दिया जाता है। तो यानी ये जो है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स या ये इस तरह की परियोजनाएं बनाने का। नेक्स्ट है बाढ़ नियंत्रण या फ्लड कंट्रोल। अब देखो कई बार बारिश के मौसम में क्या होता है, नदियों में एक्सटेंसिव पानी आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ जाता है। तो उस पानी को अगर हम इस बांध में, इस रिजर्वायर में कंट्रोल करके रखते हैं तो बाढ़ आने की थोड़ी संभावना कम होती है। उसके बाद में अगला है आंतरिक जल यातायात, इनलैंड नेविगेशन। इनलैंड नेविगेशन का मतलब होता है कई बार एक से दूसरी जगह जाने में जो है ये हेल्प करते हैं। आपने पढ़ाई होगा पहले भी कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज द चीपेस्ट मीन टू ट्रांसपोर्ट, जो जल यातायात होता है वो सबसे सस्ता यातायात का साधन होता है। तो ऐसे में अगर इन कैनाल्स के, अगर बड़ी कैनाल्स हैं या फिर जैसे गंगा नदी है, ये बड़ी नदी और बड़ी कैनाल से अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो ये जो इनलैंड नेविगेशन है ये बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद में मछली पालन, फिश ब्रीडिंग, ये भी एक पर्पस है जिसकी वजह से बहुउद्देशीय योजनाएं काम करती है। जब वहां वो टैंक्स बने हैं बड़े बड़े, पानी ठहरा हुआ है, तो वहां मछली पालन करना और उसका इकोनॉमिक फायदा लेना आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेयजल की आपूर्ति, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। पानी जो पीने का पानी होता है वो भी राजस्थान जैसे राज्यों में जहां पर पूरे साल बारिश नहीं होती है या फिर बहुत कम बारिश होती है, बारिश का बहुत कम हिस्सा हमें मिलता है, खास करके पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में, तो ऐसे में वहां पीने के पानी की किल्लत हो जाती है। तो वो पीने, अच्छा फिर राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है, तो वहां ये मान के चलिए कि भूमिगत पानी भी इतना, अंडरग्राउंड वाटर भी इतना अवेलेबल नहीं है, तो क्या किया जाए। तो इस तरह से बांध में अगर एक बार पानी को स्टॉक करके रखा जाता है तो बाद में उसको ड्रिंकिंग वाटर के रूप में सप्लाई किया जा सकता है। अब एक आपको कोटेशन याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब ये देखो क्वेश्चन बनता है इतना अच्छा कि किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एमपीपीज को क्या कहा है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को क्या कहा है, उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। एक क्वेश्चन और बनता है कि क्यों कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा है। तो इसका भी आपको टॉपिक वाइज अगर आप लिखें तो आप आराम से उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहला, इसमें कृषि में उन्नति होती है और गांवों का आर्थिक विकास होता है, ठीक है। तीव्र गति से औद्योगिकीकरण होता है और शहरी अर्थव्यवस्था का विकास होता है, यानी ये इक्वली गांव के लिए भी फायदेमंद है और शहरों के लिए भी फायदेमंद है। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू called the MPPs as the temple of modern India because of the development of agriculture sector in village economy and the industrialization and growth of urban economy. So this is the reason why Pandit Jawaharlal Nehru called them the temple of मॉडर्न इंडिया। तो इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जहां कुछ अप्स होते हैं वह डाउन्स होते हैं, ऑब्वियसली डीमेरिट्स जो होते हैं वो डीमेरिट्स के साथ ही चलेंगे।
अगर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो है हमें इतने शानदार हम उन्नति करने का अवसर दे रहे हैं, हमारे लिए इतने इकोनॉमिकली फिजिबल साबित हो रहे हैं, हमारे लिए इतनी ज्यादा सुविधाएं ला रहे हैं, हमारे लिए इतने ज्यादा एस्पेक्ट्स ला रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर सकें, तो भी उनका विरोध किया जाता है। कई जगह पर इनका विरोध किया जाता है। तो फिर क्वेश्चन ये उभरता है मन में कि मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने ज्यादा अच्छे होते हुए भी उनका विरोध क्यों? ठीक है ना। तो या ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि इनका विरोध क्यों, या ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हानियां क्या हो रही है, आपको नुकसान क्या हो रहे हैं, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ दीज एमपीपीज, दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब जब हमने पढ़ लिया कि ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं वो हमारे लिए कितनी फायदेमंद है, इनसे हम विकास के कितने सारे आयाम हमने देखे हैं, कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल साबित हो रहे हैं, फिर भी कई जगह इन प्रोजेक्ट्स का विरोध किया जाता है। तो एक साधारण सा क्वेश्चन मन में आता है कि क्यों? फिर अगर ये इतने ही अच्छे हैं, ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं, तो फिर इनका विरोध क्यों किया जाता है? आपने कई बार सुना होगा कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है, टिहरी बांध परियोजना का विरोध आंदोलन चल रहा है, आपने नाम सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा का, जो कि हमेशा से इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध करते रहे हैं, आपने नाम सुना होगा मेघा पाटकर का। तो यानी ये सब क्या है? फिर अगर ये इतने ही अच्छे हैं तो क्यों इनका विरोध किया जा रहा है? तो देखिए, जहां मेरिट्स चलेंगे वहां डीमेरिट्स साथ साथ चलेंगे। अप्स एंड डाउन्स विल ऑलवेज बी टुगेदर। ठीक है ना। जो अच्छाई है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसकी बुराई होगी। इंसान जहां खड़ा रहता है वहां उसकी परछाई भी होती है, जो कि कालिमा से युक्त होती है। तो कुछ तो ऐसा ही रहा होगा, कुछ तो फ्लोज जो है इनमें भी रहे होंगे जिनकी वजह से इनका विरोध किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि क्यों बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध किया जाता है, या बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानियां बताइए। तो चलिए बात करते हैं। अगर हम देखें कि इनका विरोध क्यों किया जाता है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं, भौगोलिक कारण और सामाजिक कारण, जियोग्राफिकल रीजंस एंड सोशल इम्पैक्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भौगोलिक कारण क्या है। देखो, सबसे पहला भौगोलिक कारण है कि नदी के प्राकृतिक प्रवाह से छेड़छाड़ करना प्रकृति के विरुद्ध है। रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ रिवर अफेक्ट्स नेचर। देखो, जब हम बात करते हैं नदी के प्रवाह की, ठीक है ना, नदी बह रही है, नदी पहाड़ों से अपनी फ्लो में निकलती है, अपनी गति से निकलती है, और फिर वो अपनी ही गति से जाके समुद्र में मिल जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, डैम्स के रूप में इस फ्लो को ऑब्स्टेकल कर देते हैं, इसको जो है अवरुद्ध कर देते हैं। फिर यहाँ जब डैम्स बन गए, रिजर्वायर बन गए, तो इनसे वो गेट निकाले, और इससे हम नदी के प्रवाह को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। रेगुलेट करने का मतलब हमें टरबाइंस चलाने के लिए जितना प्रवाह चाहिए हम उस हिसाब से छोड़ेंगे। तो उससे हुआ क्या, एक चीज को अगर बार बार रोका जाए, देखो सिर्फ जो है एक ही जगह डैम नहीं बने होते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, राजस्थान में चंबल नदी निकलती है राजस्थान से होकर। चंबल नदी पर कुल 4 जो है डैम बनाए गए हैं, एक मध्य प्रदेश में बनाया गया है और 3 राजस्थान में। यानी एक जगह उसके फ्लो को ऑब्स्टेकल नहीं किया जाता, 3 जगह राजस्थान में और 1 जगह मध्य प्रदेश में, कुल 4 जगह उसके प्रवाह को, उसके फ्लो को रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब किसी नदी के प्रवाह को जगह जगह जो है वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, तो उसका जो नेचुरल प्रवाह है, जो उसका नेचुरल फ्लो है, जो उसका प्राकृतिक गति है, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी न किसी तरीके से प्रकृति से छेड़छाड़ी कर रहे हैं। तो ये गलत है, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। ठीक है। दूसरा इसका रीजन हो सकता है अत्यधिक तलछट जमा होना, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन या तलछट क्या होता है, देखो जब नदियां पहाड़ों से उतरती है, ठीक है ना, तो पहाड़ों से उतरते हुए यहाँ की बहुत सी जो चट्टाने हैं उनको अपर्दित करते हुए आती है, अपने साथ साथ जो है काफी सारा ह्यूमस बहा कर ले आती है, जो बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जलोढ़ मिट्टी या एल्यूवियल सोइल के रूप में उनके दोनों ओर जमा होता जाता है। लेकिन जब हम बांध बना लेते हैं तो होगा क्या, जब बांध बन जाएंगे तो उनका ये जो तलछट है, ये जो सेडिमेंटेशन है, ये या बांध के किनारे या इस बांध के अंदर जमा होगा, इस रिजर्वायर के अंदर जमा होगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में नुकसान इसी रिजर्वायर को है। एक तो रिजर्वायर को तो नुकसान है ही है,
दूसरा नुकसान क्या होगा, यही सेडिमेंटेशन जो यहाँ और यहाँ जमा हो गया, इसे होना चाहिए था जलोढ़ मिट्टी के रूप में नदी के दोनों ओर, ताकि जो है जमीनें और ज्यादा उपजाऊ हो जाएं और खेती की जा सके। लेकिन वो नहीं हो रहा है और ये सेडिमेंटेशन, ये तलछट यहाँ और यहाँ इस रिजर्वायर में जमा हो रहा है। तो ये भी हम गलत कर रहे हैं हमारी प्रकृति के साथ। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि आसपास के क्षेत्रों की वनस्पति और मृदा पर संकट, अफेक्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल ऑफ द एरिया। ठीक है ना। वनस्पति और मृदा पर संकट कैसे आ रहा है, देखो अगर नदी निकल रही है तो वहां पर अलग तरह की वनस्पति होगी, लेकिन अब बांध बन गया है तो वहां पर उस क्षेत्र की जो है वनस्पति बिल्कुल अलग तरह की हो जाएगी। एक तो जहां पानी, नदी निकल गई तो इतना पानी नहीं मिल रहा, लेकिन अब पानी खूब मात्रा में मिल रहा है, तो यानी कि इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मृदा पर यानी सॉइल पर तो हमने देखा ही कि जो सेडिमेंटेशन सॉइल में मिलना चाहिए था, जिससे कि एल्यूवियल सॉइल का निर्माण होना चाहिए था, हमने देखा था कि खादर बनती है जो नई न्यू एल्यूवियल सॉइल है, जो नई जलोढ़ मिट्टी है, वो नहीं बन के वो सेडिमेंटेशन पूरा रिजर्वायर में हो रहा है, तो ये भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास पर संकट, पुअरर हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ। नदी में बहुत से जीव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं जो उस नदी के फ्लो के साथ अपने जीवन गुजारते हैं, और वही फ्लो हमने रोक लिया और उसी फ्लो को रोक के और टरबाइन से निकाल रहे हैं, तो जो जीव जंतु वहां रहने चाहिए थे, जिनका वो नेचुरल हैबिटेट होता, हमने क्या किया, उनके उस नेचुरल हैबिटेट को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, हमने उनके उस प्राकृतिक आवास को खत्म कर दिया और उन जीव जंतुओं को वहां से हटने पर मजबूर कर दिया। तो क्या हमें हक है कि उनके नेचुरल जो हैबिटेट है, उनका जो प्राकृतिक आवास है, उनको सिर्फ अपने फायदे के लिए छीने? इसके लिए भी कई सारे पर्यावरणविद जो हैं वो इसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट है बाढ़ आने का कारण। अब जब हमने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के फायदों की बात की थी, तब हमने देखा था कि ये तो फ्लड कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्या होता है, कई बार जब नदी में एक्सेसिव वाटर आ जाता है और रिजर्वायर में इतनी क्षमता नहीं होती कि उस पानी को बांधे रख सके, तब उसके गेट्स खोल दिए जाते हैं। आपने कई बार अखबार में पढ़ा होगा कि जो है बांध पर चादर चली और बांध के गेट खोले गए, यानी किया क्या जाता है, फिर गेट्स खोल दिए जाते हैं। अगर एक्सेसिव पानी इकट्ठा हो जाएगा तो इसकी दीवारें टूट सकती है कमजोर होके, तो क्या किया जाता है, ये गेट्स खोल दिए जाते हैं ताकि ये फ्लो यहां से निकल सके। अब इससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा बहुत बन जाता है। नेक्स्ट है भूकंप आने का अंदेशा। अब हमें पता ही है कि नदी का पानी जो सिर्फ बहे जा रहा था, वो अगर इकट्ठा हो गया है तो वहां की जमीन, वहां की जो बनावट है भौगोलिक, उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे में वो जमीन कमजोर हो गई है और कमजोर जमीन पर भूकंप आने का खतरा बहुत रहता है। तो ये सारे अंदेशे, ये भौगोलिक कारण हैं जिनकी वजह से इनका विरोध किया जाता है। उसके बाद में है सामाजिक कारण, ठीक है ना। उसके बाद में है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या क्या हो सकते हैं? सामाजिक कारण में सबसे पहला कारण है वृहद स्तर पर विस्थापन, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए जब बहुत ही बड़े इलाके में बांध बनाया जाएगा तो इस इलाके में रहने वाले सभी लोगों को कहा जाएगा कि आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए ताकि यहाँ पर बांध बनाया जा सके। अच्छा, सिर्फ बांध के आसपास, बांध वाली जगह पर ही नहीं, उसके आसपास के कई इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया जाता है। सिर्फ लोगों को शिफ्ट नहीं किया जाता है, वहां के जंगल काटे जाते हैं, वहां के जितने भी और चीजें काम में आ रही थी वो सब हट जाता है, सिर्फ वहां बांध रह जाता है। तो ऐसे में ये जो विस्थापन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये लोगों के विरोध का कारण बनता है, ठीक है ना। दूसरा है आदिवासियों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अनफेयर शेयर ऑफ सेक्रीफाइस स्पेशली इन ट्राइबल्स। आदिवासी जो है वो जंगलों पर ही निर्भर करते हैं, वो उस इलाके के आदिवासी कहते ही उसे हैं जो वहां के नेटिव्स होते हैं, जो सिर्फ वहीं के हैबिटेट में निवास कर सकते हैं। उनको वहां से हटाना, उनकी रोजी रोटी छीन लेना, उनके रहने की जगहें छीन लेना, उनको अपनी मूल स्थान से अलग कर देना कहाँ तक सही है। और इसीलिए खास करके जो एक तो टिहरी में हुआ है, टिहरी गढ़वाल आपने नाम सुना होगा, टिहरी में बांध बन रहे हैं, उनका विरोध होता है। इसके साथ साथ नर्मदा नदी पर जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, उसका भी बहुत विरोध हो रहा है, क्योंकि उन किनारों पर आदिवासी बहुत रहते हैं और उन आदिवासियों की जीविका ही वहां के आसपास के जंगल है, तो उनको हटाना, उनको विस्थापित करना बहुत दुखदायी होता है उनके लिए।
नेक्स्ट है फसल क्रम में बदलाव, चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न। अब जब पहले पानी नहीं होता था, अब कैनाल्स की वजह से पानी आ गया है, तो क्या हो जाता है, क्रॉपिंग पैटर्न पूरा पूरा चेंज हो जाता है। जहां एक फसल ली जाती थी जिस मिट्टी से, वहां साल में 3-3 फसलें ले ली जाती है। और चूंकि मिट्टी की तो उपजाऊपना लिमिटेड है, तो हम क्या करते हैं, ना सिर्फ बदलाव करते हैं, उसमें खूब सारे जो है उर्वरक डालते हैं, रासायनिक, और इनका यूज करते हैं, जिससे जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो ह्यूमन रेस पर ही पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अल्टीमेट जो इफेक्ट्स हैं वो कई बार इतने अच्छे नहीं होते जितने हम सोचते हैं। और इसीलिए कई सारे आंदोलन चल रहे हैं, जिनमें हम नाम ले सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और साथ ही साथ एक आंदोलन चल रहा है टिहरी आंदोलन, जो टिहरी गढ़वाल में चल रहा है, टिहरी आंदोलन, वो भी चल रहा है। तो ये आंदोलन जो है इन्हीं की वजह से चल रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। भारत में खूब सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही हैं। तो हमने जाना कि वाटर मैनेजमेंट या जो ये वाटर कंजर्वेशन है, ये इक्वली हमारे लिए फायदेमंद भी है और कहीं कहीं नुकसान भी हो रहा है। इससे आगे की बात हम अगले वीडियोस में करेंगे। आपने जो अब तक पढ़ा है उसको अच्छे से समझिए। कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके क्वेश्चन जरूर कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। और साथ ही साथ देखते रहिए वीडियोस। अगर पसंद आए वीडियोस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।